नमस्कार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य का व्याकरण का विषय भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि क्या है? भाषा क्या है? व्याकरण और क्या है लिपि? तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो यह वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और साहित्य के सभी वीडियो आपको एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। वहां से आप पढ़कर अपनी बोर्ड की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भाषा की तरफ। भाषा क्या है? मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है। ध्यान से सुने, आप ध्यान से समझे। वह अपने विचारों, भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। भाषा क्या है? ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है और इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान माध्यम माना जाता है। यानी विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से। और इसके शब्द प्राय रूढ़ होते हैं। अब ये तो एक भाषा का सामान्य अर्थ है। अब यहाँ पे बात आती है भाषा के शब्द कहाँ से आए। तो संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है और हमें पता है कि भाषा का लिखित आज संस्कृत भाषा में पाया जा सकता है। भाषा का लिखित रूप है वो आज भी संस्कृत भाषा में पाया जाता है, लेकिन मौखिक रूप से मुख से घिस घिस कर अपना स्वरूप खो चुके हैं। तो उन शब्दों को आज हम तद्भव के रूप में मानते हैं। हिंदी भाषा को अपने अस्तित्व में आने के लिए बहुत अधिक समय लगा। इसके शब्द पहले संस्कृत के थे, फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो यह एक मानक श्रृंखला बनी है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से विकृत होकर कुछ शब्द है वो जैसे भाषा पाली बनी, पाली से एक तरीके से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से आज की हिंदी बनी। तो ये तो हिंदी की विकास यात्रा रही। अब भाषा की सर्वमान्य परिभाषा क्या हो? तो भाषा शब्द को संस्कृत की भास धातु से लिया गया है, भास, और जिसका अर्थ होता है बोलना। भास का मतलब है बोलना। मतलब यह है कि हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा क्या है? ध्वनि संकेतों की व्यवस्था। यानी अपने विचार और भाव, अपने भाव और विचार ये तो मौखिक होते हैं। इन मौखिक को जब लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो उस व्यवस्था का नाम क्या है? भाषा है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साधारण शब्दों में परिभाषा यह हो सकती है कि जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर, या तो हम बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं, और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो दूसरों के विचारों को या तो हम सुनकर ग्रहण करते हैं या पढ़कर ग्रहण करते हैं। अपने विचारों को या तो हम लिखकर प्रकट करते हैं या हम बोलकर प्रकट करते हैं। उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? भाषा। तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उस माध्यम को हम कहते हैं भाषा। तो ये एक सर्वमान्य भाषा है। फिर यदि हम इसकी बात करें तो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी बोलते हैं। मनुष्य कभी शब्दों से, कभी सिर हिलाने या संकेत के द्वारा भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती हो या सुनी जाती हो। यहाँ पर भी बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्यों या पशु पक्षियों की बोली से नहीं है, बल्कि बोल सकने वाले मनुष्यों के अर्थ में लिया गया है। तो भाषा क्या है? तो आप माने कि पशु पक्षी बोलते हैं तो वह भाषा की श्रेणी में नहीं आएगा। गूंगा यदि बोलता है तो वह भी भाषा की श्रेणी में नहीं आएगा। अब भाषा के कौन से रूप है? तो भाषा का पहला रूप है लिखित भाषा। हम सभी जानते हैं लिखित भाषा क्या है।
जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। ध्यान दें, भाषा का स्थायी रूप कौन सा होता है? भाषा का स्थायी रूप होता है लिखित, क्योंकि इसको हम कभी भी देख सकते हैं और ये लिपि पर आधारित होता है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में परिभाषा यह बन सकती है कि जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों द्वारा या पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो यहाँ पर दूर का जरूरी नहीं है, वैसे जरूरत दूर की पड़ती है, लेकिन पास बैठे ही यदि हम मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा है। जैसे ग्रंथ लिखित भाषा है, पुस्तकें लिखित भाषा है, अखबार पत्र पत्रिकाएं भी किसके रूप है? लिखित भाषा के रूप है। इसके बाद बात करते हैं हम मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा क्या है? जब हम आमने सामने बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा ही है। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करता है और मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब सामने श्रोता हो, यानी श्रोता के बिना मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं होता। इसमें दो का होना जरूरी है, एक तो हो वक्ता और दूसरा हो उसके साथ में श्रोता। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण देता है आदि के द्वारा यदि विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा का रूप कहते हैं। अब मौखिक भाषा के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे नाटक मौखिक भाषा है, फिल्म मौखिक भाषा है, समाचार सुनना, संवाद करना या भाषण, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद एक तीसरी भाषा और होती है, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। जब हम संकेत के माध्यम से करते हैं, लेकिन इसको भाषा का वास्तविक रूप प्राप्त नहीं है। अब भाषा के कुछ अन्य भेद इस प्रकार है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है मातृभाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा और चौथी मानक भाषा। अब ये भाषा क्या है, इनकी परिभाषा हम पढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। तो आगे के प्रश्न में इनकी परिभाषा इस प्रकार है। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा क्या है कि जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकती, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उसकी प्रथम भाषा होती है, बोलना सीखता है, जो माँ से सीखता है वह मातृभाषा है। अब नंबर 2, राजभाषा क्या है? तो राजभाषा क्या है? जब देश में सरकारी काम में प्रयोग वाली भाषा होती है। देखिए, जब किसी देश में सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। अब देखो, हिंदी अपनी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ध्यान रखें, हिंदी राजभाषा है और सह राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। तो जब किसी देश में या राज्य में सरकारी काम में जो भाषा काम में ली जाती है वह राजभाषा है। अब राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा यहाँ देखिए आप कि भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और सुनी जाती है। सब प्रदेशों में अलग अलग भाषा है और संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। और वो 22 भाषाएं कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली और सिंधी। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो वो है स्थानीय भाषा और यह है राष्ट्रभाषा। तो इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम देखें तो आज भी हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होकर आज भी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी भी हिंदी को नहीं मिला है। अब मानक भाषा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो मानक क्या है? मानक हिंदी भाषा का ही रूप होता है, मानक हिंदी। और यह भाषा कहाँ प्रयुक्त होती है? शिक्षा, कार्यालयिक कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वह भाषा जिसका प्रयोग शिक्षा, कार्यालय के कामों में किया जाता है तो उसे अपन कहते हैं मानक भाषा, यानी एक तरीके से शुद्ध भाषा। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र
काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है और सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक रूप कहते हैं। तो सभी भाषाओं के जो अनेक रूप है उसको अपन कहते हैं मानक रूप। अब भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं, यानी भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी भाषा का वह रूप जो अभी अल्प विकसित है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, वह केवल बोली जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को भी बोली कहते हैं। छोटे भूभाग में जो बोली जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है, यानी एक बोली है जब व्यापक रूप में बोली जाने लग जाती है तब वह क्या बन जाती है? भाषा। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। भाषा व्याकरण नियमों में बंदी होती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। तो पहली बात हुआ कि बोली होती है वो अल्प विकसित रूप है भाषा का, और जब वो विकसित होती है तो भाषा बनती है। भाषा का लिखित रूप होता है जब बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली है वो छोटे भूभाग में बोली जाती है, जबकि भाषा है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है। भाषा व्याकरणों के नियमों में बंधी होती है, लेकिन बोली है वो स्वतंत्र होती है। तो ये एक तरीके से भाषा और बोली में क्या हो गया? अंतर हो गया। अब आगे का प्रश्न ये बनता है कि जब कोई भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र में बंट जाती है और बोली कही जाने लगती है। तो ऐसी भाषा जो बड़े भूभाग में बोली जाती है और क्षेत्रों में बंट जाती है तो फिर उसको अपन क्या कहते हैं? बोली। कोई भी बोली हो वो विकसित होकर भाषा का रूप लेती है, यानी भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या है? बोली है। हिंदी को भी एक समय में बोली माना जाता था, यानी हिंदी जब विकसित नहीं हुई थी तो उस समय उसे भी बोली माना जाता था, क्योंकि इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो हिंदी आज शुद्ध है, उसका भी विकास किससे हुआ है? खड़ी बोली से। तो हिंदी को भी पहले बोली कहा जाता था। बोली को लिख नहीं सकते, इसलिए इसका साहित्य मौखिक होता है। तो देखिए, बोली का साहित्य मौखिक होता है, भाषा का साहित्य लिखित होता है, लेकिन भाषा का साहित्य लिखा जाता है, इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है तो वह साहित्य की भाषा का रूप लेती है। तो ये बोली और भाषा में अंतर है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां भी बोली जाती है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है, बिहार की भोजपुरी और मैथिली है, हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू है, राजस्थान में राजस्थानी है, मारवाड़ी है, और गुजरात में गुजराती बोली बोली जाती है। तो ये बोली है जो भाषा का आरंभिक रूप है। अब बात करते हैं लिपि क्या है। तो भाषा की बात हो गई, अब लिपि। तो भाषा, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा है उसको लिखने के लिए, जैसे हम हिंदी में लिखने के लिए अ को लिखने के लिए ये अ का चिन्ह है, क लिख रहे हैं तो ये क का चिन्ह है, की लिख रहे हैं तो की ये मात्रा लगा रहे हैं। तो किसी भी भाषा के मौखिक रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अपन कहते हैं लिपि। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है और इसके माध्यम से मौखिक रूप की जो ध्वनियां हैं उनको लिखकर प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं को लिखने की लिपि अलग अलग है। जैसे हिंदी संस्कृत की भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। किसकी? संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है। नेपाली भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है। बात करें पंजाबी की तो पंजाबी की गुरुमुखी है, और उर्दू की है वो फारसी है। उसी प्रकार रोमन लिपि भी है अंग्रेजी की बात करें तो इस प्रकार हर भाषा की लिपि है वो अलग अलग है। लेकिन नेपाली, संस्कृत और हिंदी की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। अब प्रश्न बढ़िया ये बन रहा है कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं ये इस प्रकार है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, हर वर्ण का आकार समान होता है, ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा बोला जाता है वैसा ही इसके अंदर
लिखा जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं, और भी विशेषताएं काफ़ी होती है, आप लिख सकते हो इस लिपि की। तो इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। हर वर्ण का आकार है वो समान होता है, और ये उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। ये जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और निश्चित ध्वनि संकेतों के लिए निश्चित वर्ण विधान भी होता है। अब बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण क्या है? मनुष्य मौखिक एवं लिखित रूप में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित और शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, और भाषा के उस नियमबद्ध योजना को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है, यानी ज्ञान कराया जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानना जरूरी है, और इन्हीं नियमों को जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। तो वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्याकरण। अब व्याकरण और भाषा का क्या संबंध है? कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता। यदि आपको भाषा का शुद्ध रूप सीखना है तो आपको सीखनी पड़ेगी व्याकरण। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग और अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है कि भाषा का उच्चारण कैसा होगा, उसका प्रयोग कहाँ होगा, उसका अर्थ क्या होगा, यह सब निश्चित करती है कौन? व्याकरण। अब व्याकरण के अंग, सामान्य सी जानकारी ये जरूरी है। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग है। एक है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या आता है? वर्ण विचार में होता है कि इस विचार में वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, उनके रूप क्या होंगे, उनका आकार क्या है, उनके भेद क्या है, वर्णों को मिलाने की विधि क्या है और लिखने की विधि क्या है, वो किस में बताई जाती है? वर्ण विचार में। शब्द विचार क्या है? इस विचार में शब्दों के भेद, किस प्रकार के शब्द होते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनकी रचना कैसी होती है, उनके रूप कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, उनकी उत्पत्ति के स्थान क्या है, इन सब का अध्ययन कराया जाता है, वो है शब्द विचार। पद विचार क्या है? इस विचार में पद का और पद के भेदों का वर्णन किया जाता है, यानी पद क्या है और पद के कौन कौन से भेद होते हैं, इसका ज्ञान हमें कराया जाता है पद विचार में। और इसके बाद है वाक्य विचार। तो इस विचार में वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य के भेद कौन से होते हैं, वाक्य बनते कैसे हैं, वाक्यों को अलग अलग करने के क्या तरीके हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, पद परिचय क्या होता है, वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, वाक्यों का गठन कैसे होता है, वाक्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है, उनके क्या क्या प्रकार है, आदि का अध्ययन हम करते हैं वाक्य विचार के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आपकी सहायता करेगी। तो जाते जाते आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।